नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत को आज अपनी पहली RRTS ट्रेन मिली है। इसे नमो भारत का नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपनी तीसरी पारी का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। 1 से 1.5 साल में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मेरठ खंड का उद्घाटन भी वही करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेन महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। पीएम मोदी ने इस नई ट्रेन की खूबियां भी गिनाई। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का उदाहरण देकर बताया कि किस तरह उसकी तुलना में नमो भारत ट्रेन का सफर ज्यादा आरामदेह है। हम हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं। ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है। हवाई ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है। कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है। यानी कितनी सुखद यात्रा रहती है। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रैपिड रेल के पहले चरण में 21 अक्टूबर से लोग साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर का सफर तय कर सकेंगे। इसमें आम यात्रियों की सुविधा के लिए शताब्दी ट्रेन या फिर हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास जैसे रिक्लाइनिंग सीटें लगाई गई हैं। वो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। नमो भारत ट्रेन की खासियत यह भी है कि यह महिलाओं के लिए यात्रा का एक सुरक्षित जरिया होने जा रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने कुछ महिलाओं से बात की। उनका कहना है कि नमो भारत ट्रेन उन्हें बसों में धक्के खाने से बचाएगी। रैपिड एक्स नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं साहिबाबाद के। आप कहाँ रहते हैं? मैं वसुंधरा में रहती हूँ। वसुंधरा में रहते हैं। आपको जो आपने भाषण सुना प्रधानमंत्री का, इस ट्रेन सेवा के बारे में आपकी क्या राय है? ये हमें एक बहुत अच्छा तोहफा मिला है। जैसे मेरठ जाने के लिए हमें या तो अपना कन्वेंस यूज़ करना पड़ता था या फिर फिर ट्रैफिक भी बहुत है तो दिक्कत होती। तो ये मेट्रो से हम बहुत ही कम वक्त में जो मेरठ है वो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ के जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद तोहफा है। किराया जो है इसका 2 तरह का किराया है। एक तो स्टैंडर्ड कोच का है 20 से 50 रुपये तक, और प्रीमियम कोच का तो 100% ज़्यादा है। किराया जो तय किया गया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, किराया जो है अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही सोचा होगा मोदी जी ने, क्योंकि वो एक आम जनता के लिए, हम लोगों के लिए सोचे। और हमारे से ज़्यादा हम तो मिडिल क्लास है जैसे, लेकिन जो हमसे भी जो नीचे का तबका है उनके लिए सोच के चला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी ने जो भी सोचा होगा बहुत बढ़िया सोचा है। किराए के लिए कोई संदेह नहीं है। आपको आइडिया है कि इस रूट पे अगर हम किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट के मीडियम से जाते हैं, या मान लीजिए ऑटो लेते हैं या बस से जाते हैं साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, तो कितना किराया लगता है? यहाँ से साहिबाबाद से दुहाई जाने तक 30 रुपये लगते हैं अभी। और अभी जो मोदी जी ने ये रैपिड शुरू किया, इसमें 50 रुपये का किराया रखा गया है प्रीमियम। उसके 40 रुपये है। एक और दो तरह के किराया है, एक तो 40 रुपये की है, एक 50 रुपये की है।
तो 30 रुपए तो वैसे ही रखते हैं, और इतने फास्ट 20 मिनट में हम साहिबाबाद से दुहाई मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं भी तो मिल रही है, एक जर्नी अच्छी जर्नी में, हाँ बिल्कुल जर्नी कंफर्टेबल लेवल पे जाओगे बिल्कुल, और कम वक्त में पहुंच रहे हो, तो वो भी देखना है हमें, केवल पैसा नहीं और देखना। महिलाओं के लिए एक कोच भी है। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो समय समय पे महिलाओं के लिए नई नई सौगात लेके आते हैं, चाहे वो 33% आरक्षण हो महिलाओं के लिए, चाहे वो मेट्रो की सौगात हो। जो वर्किंग महिलाएं हैं तो उनको जो घंटों लग जाते थे, अब वो घंटों का सफ़र अब मिनटों में तय करती हैं वो, तो मतलब किराया भी सही है उनका, कोई गलत नहीं है। आप देखिए एसी है, और जहाँ 2 घंटे 3 घंटे लगते थे वहाँ 15-20 मिनट आधे घंटे में पहुँच जाती है। तो ये सबसे बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी। अब बात कर लेते हैं उस कांड की जिसने राजनीति में तहलका मचा रखा है। हम बात करें कैश फॉर क्वेश्चन कांड की। इसे भारतीय राजनीति के सबसे गंदे अध्यायों में से एक माना जा रहा है। महुआ मोइत्रा का कैश फॉर क्वेश्चन कांड, यानी घूस देकर संसद में सवाल पूछने का आरोप। जिस शख्स पर महुआ को घूस देने का आरोप लगा, अब उसी शख्स ने कथित तौर पर हलफनामे में सारे आरोप कबूल लिए हैं। हलफनामा सच है तो फिर इस कांड के किरदार कौन कौन हैं, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कांड के किरदार में सबसे पहला नाम आता है महुआ मोइत्रा का। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की सांसद हैं। घूस लेकर सदन में सवाल पूछने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगाया गया है। आरोप ये है कि तेजी से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने के लिए इन्होंने ये आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी को निशाना बनाना चाहती थी, इसी के लिए अदानी समूह को निशाना बनाया। ये सारे हीरानंदानी का जो हलफनामा है उसमें दिए गए आरोप है। कैश फॉर क्वेश्चन कांड में इससे पर्दा कैसे उठा? सबसे पहले वकील थे जय अनंत देहद्राई, उन्होंने आरोप लगाया था इस बारे में, और उसके बाद एक एक करके पर्दाफाश होता चला गया। उन्होंने ये कौन है जय अनंत देहद्राई, ये एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और महुआ मोइत्रा के पूर्व साथी हैं, और इन पर आरोप लगाया इन्होंने महुआ पर कि इन्होंने घूस लेकर सवाल पूछे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सीबीआई से इन्होंने शिकायत की इस बारे में। फिर धीरे धीरे करके आगे बात बढ़ती गई। निशिकांत दुबे वो कौन है, उनके पास बात गई थी। बीजेपी के गोड्डा झारखंड से सांसद हैं। जय अनंत देहद्राई की शिकायत उन्होंने लोकसभा स्पीकर तक पहुंचाई। महुआ की शिकायत उन्होंने आईटी मंत्री से भी की। कहा कि लोकसभा पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड इन्होंने अपना हीरानंदानी को दे दिया। मामला अब आचार समिति के पास भेज दिया गया है। 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को भी आचार समिति के सामने पेश होना है। दर्शन हीरानंदानी ये एक अहम किरदार इस पूरे कांड के। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं, महुआ मोइत्रा के नज़दीकी माने जाते हैं, और महुआ के इशारे पर अदानी समूह और पीएम मोदी के खिलाफ सवाल पूछे। ये बात इन्होंने खुद अपने हलफनामे में कही है। जय अनंत देहद्राई की शिकायत क्या है, उसमें यह था कि दर्शन हीरानंदानी ने अपने फायदे के लिए महुआ को घूस दी। महुआ को घूस देकर संसद में सवाल पूछवाए। अपने कारोबारी प्रतियोगी अदानी समूह के खिलाफ सवाल पूछवाए। महुआ के लोकसभा लॉगिन पासवर्ड लेने की बात भी मानी है, और अदानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने की बात भी उन्होंने अपने हलफनामे में मानी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है दर्शन हीरानंदानी ने कि महुआ मोइत्रा किस किस के संपर्क में थी, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक बड़ा सर्कल है जिसमें कि ये तमाम नाम दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में दिए हैं। ये सारे नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये हैं राहुल गांधी, शशि थरूर, पिनाकी मिश्रा, सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ, पल्लवी श्रॉफ, द फाइनेंशियल टाइम्स अखबार, द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और बीबीसी। ये सारे वो नाम हैं जिनके नाम हलफनामे में दावा किया है दर्शन हीरानंदानी ने कि इन सबके संपर्क में महुआ मोइत्रा थी। एक एक करके सबके ऊपर डाल लेते हैं कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की। अदानी समूह और पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोलते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट आ गई, इसके बावजूद जेपीसी की मांग लगातार उठा रहे हैं। विदेशी अखबारों ओसीसीआरपी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आधार इन्होंने बनाया है। अदानी समूह और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। अदानी कंपनियों से जुड़े मामलों पर महुआ मोइत्रा से संपर्क साधने का आरोप ये दर्शन हीरानंदानी ने राहुल गांधी का नाम लेकर अपने हलफनामे में लगाया है। दूसरे किरदार इसमें हैं शशि थरूर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महुआ मोइत्रा के करीबी हैं। ये बात भी हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में कही है, और दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे के मुताबिक महुआ की जो एंटी मोदी अदानी मुहिम है इसमें शशि थरूर ने महुआ की मदद की है। तीसरे किरदार आते हैं पिनाकी मिश्रा, जो कि बीजू जनता दल के लोकसभा के सांसद हैं, महुआ मोइत्रा के घनिष्ठ मित्र हैं,
और दर्शन के हलफनामे के मुताबिक महुआ की एंटी मोदी अदानी मुहिम में उन्होंने मदद भी की है। और ये भी जो शिकायत की थी जय अनंत ने सीबीआई को, उसमें लिखा है कि उड़ीसा के एक एमपी ने जो 2 करोड़ रुपए मिले थे वो अपने पास इनको दिए गए थे। नाम नहीं लिया है कि किस एमपी को ये दिए गए थे। फिर नाम आता है सुचेता दलाल का। सुचेता दलाल अर्थ जगत की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अदानी समूह से जुड़ी अपुष्ट जानकारियां महुआ को मुहैया कराने का आरोप इनके ऊपर दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में लगाया है। और साथ ही उन्होंने ये अपना कल पोस्ट करके कहा है कि उन्होंने कोई मदद महुआ मोइत्रा की नहीं की है। ये खंडन किया उन्होंने दर्शन हीरानंदानी के आरोप का। लेकिन जो ट्वीट पुराने उनके कुछ लोगों ने पोस्ट की है उसमें दिखा है कि किस तरह से उन्होंने महुआ मोइत्रा को सूचना देने का वादा किया था एक कॉरपोरेट घराने के बारे में। ये इसमें आप ट्वीट में नीचे देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आया शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ का नाम भी। ये मुंबई के बड़े कॉरपोरेट वकील हैं। अदानी समूह से जुड़ी अपुष्ट जानकारियां महुआ को मुहैया कराने का आरोप दर्शन हीरानंदानी ने इनके ऊपर लगाया है। फिर कुछ अखबार बड़े जो हैं विदेशी अखबार हैं, द फाइनेंशियल टाइम्स, इसका नाम भी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में दिया है। कहा है कि अदानी समूह के खिलाफ सिलसिलेवार ढंग से इस अखबार ने काफ़ी लंबे समय से अभियान चलाया है। और महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाया गया है कि अदानी समूह के खिलाफ जो अभियान वो चला रहे हैं उसमें एफटी के पत्रकारों से वो लगातार संपर्क में रही हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य पब्लिकेशंस के भी नाम दर्शन ने अपने एफिडेविट में दिए हैं। इनमें न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम दिया गया है, बीबीसी का नाम है और साथ ही कुछ अन्य भारतीय प्रकाशनों की बात भी कही गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इन तमाम पब्लिकेशंस ने और ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स ने अदानी समूह के खिलाफ एक तरफा अभियान चलाया है और महुआ मोइत्रा का जो अभियान था उसमें एक तरह से उसमें हिस्सेदारी इन्होंने की है। कुछ अन्य किरदार भी हैं जो अभी तक इस पूरे मामले में सामने आते रहे हैं। एक बड़ा नाम है जॉर्ज सोरोस का, जो कि खरबपति निवेशक हैं। कई देशों में करेंसी संकट के लिए इन्हें जिम्मेदार माना जाता है और अदानी समूह और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाने का आरोप जॉर्ज सोरोस के ऊपर चलता आया है। एक अन्य किरदार है हिंडनबर्ग। ये अमेरिका का शॉर्ट सेलर है और अपने फायदे के लिए अदानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट लाने का आरोप इसके ऊपर है। लाखों निवेशकों की कमाई बर्बाद करने का आरोप भी हिंडनबर्ग के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की समिति को सेबी ने यह बताया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले कुछ शॉर्ट सेलर ने कमाई भी की थी। इसके साथ साथ एक अन्य किरदार सामने आया है, वो है OCCRP। ये कई देशों के खोजी पत्रकारों का साझा संगठन है। ये अदानी समूह पर हिंडनबर्ग के जो आरोप पहले आ चुके हैं उनको नए सिरे से परोस रहा है, ऐसा आरोप OCCRP के ऊपर लगाया गया है। तो देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। कर्नाटक में सरकार ने मुफ्त बिजली तो दे दी, लेकिन जमीनी सच्चाई ये कि यहां कर्नाटक में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। किसान परेशान हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। सरकार कह रही है कि वो दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की कोशिश में जुटी है। नारायण स्वामी बेबस है। टमाटर की फसल को पानी चाहिए, लेकिन पानी और पंप सेट होने के बावजूद वो सिंचाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसानों को अब 4 से 5 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। फसल बर्बाद होने के कगार पर है। सरकार ने 5 घंटे बिजली देने का वादा किया था, वो हमें कहां मिल रहा है। 1 या 1.5 घंटे की आपूर्ति भी मुश्किल से हो रही है। हर किसान दिन भर खेत में बिजली आने का इंतजार कर रहा है। बेंगलुरु के नजदीक कोलार में नारायण स्वामी बिजली संकट से उभरने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस साल कोलार के आसपास बारिश 20% ज्यादा हुई, लेकिन बिजली की कमी से पंप सेट्स बेकार पड़े हैं। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के दूसरे इलाकों के किसानों का भी है। उत्तरी कर्नाटका के रायचूर में नाराज किसानों ने गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के दफ्तर को घेरने की कोशिश की और विजयपुरा के लोग
कर्नाटका बिजली बोर्ड के अधिकारियों को धमकाने के लिए मगरमच्छ लेकर पहुंच गए। कर्नाटका में रोज 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी है। खराब मॉनसून से पनबिजली का उत्पादन 2970 मेगा यूनिट कम हुआ, जबकि मुफ्त बिजली की वजह से इस साल मांग बढ़ी है। जहां पिछले साल बिजली की मांग अगस्त-सितंबर महीने में 8000 से 8500 मेगावाट थी, वो इस साल बढ़कर 15000 से 16000 मेगावाट हो गई है। So one way 4-5,000 megawatts. एक तरफ 4000 से 5000 मेगावाट उत्पादन कम हो गया है, दूसरी ओर मांग 6000 मेगावाट तक बढ़ गई है। सीएम ने 100 करोड़ रुपए की बिजली बाहर से खरीदने की अनुमति दे दी है। 100 crore rupees worth of power to be purchased. बिजली की खपत अचानक बढ़ी है। इसे सरकार की मुफ्त बिजली योजना से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इन महीनों में आमतौर पर कर्नाटका में बिजली संकट नहीं होता। किसान परेशान हैं। अब देखना है कि दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की सरकार की कोशिश कब कामयाब होती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। हिंदू मतदाताओं पर बीजेपी खूब मेहरबान है। मायानगरी मुंबई में हर प्रांत संस्कृति के रहने वाले लोग हर पर्व को भव्यता से मनाते हैं। बीजेपी ने इन आयोजनों में जान फूंकी है, पाबंदियों को कम कर रही है। गरबा, डांडिया, रामलीला, 300 से ज़्यादा ऐसे कुल आयोजनों में 90% बड़े मंडल बीजेपी नेताओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं या फिर उनका समर्थन उन्हें मिलता है। हर प्रांत से आए लोगों को खुद में समाये मुंबई की तस्वीरें त्योहारों के दौरान बेहद दिलचस्प होती हैं। गरबा के बड़े पंडालों के साथ साथ रामलीला की धूम भी उतनी ही दिखती है और इस साल इन त्योहारों के आयोजन को बीजेपी नेताओं ने और भी भव्य बनाया है। शहर में करीब 300 ऐसे आयोजनों में 90% बड़े मंडल बीजेपी नेताओं द्वारा आयोजित या फिर उनके द्वारा समर्थन से बने हैं। अशोक गोयल 40 सालों से रामलीला देखते आ रहे हैं। कहते हैं कि शासक कोई भी हो, राम भक्ति तो कभी नहीं छूटेगी। सियासी टिप्पणी, लेकिन ये तो रामलीला आज से नहीं हो रही है। मैं तो छोटा बचपन में उधर बानर का रोल किया हुआ है हरियाणा में, तो भी सेवा में इसे बानर का रोल किया। समझो कि मैं 5 साल का था, आज से समझो 56 साल पहले की बात है। सेना में भर्ती होकर वही रामलीला देखते थे। तभी कोई शासन से अपने कोई लेना देना नहीं, राम में है, राम में ही। दूसरे प्रदेशों से आकर मुंबई में बसे उत्तर भारतीय हों या फिर आम मुंबईकर सिर्फ इस बात से खुश हैं कि ऐसे आयोजनों को और बढ़ावा मिल रहा है। रामलीला हम लोग काफी ज्यादा, हम सब यही चाहते हैं कि सब रामलीला देखे। हम तो हमारे यहाँ बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाले को भी बोल रहे हैं सबको राम राम बोलो, जब बातें जाते हैं सब राम राम का ही प्रचार करते हैं हम लोग। जो लोग कहते हैं कि अचानक से बीजेपी की सरकार आने के बाद लोग धार्मिक हो गए, उनको क्या कहेंगे? वो तो पहले से धार्मिक थे और वो धार्मिक थे पहले से, और भी धार्मिकता और आगे अच्छी तरह से निभाने के लिए उसको बल मिला है बीजेपी के थ्रू। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके थ्रू हमको एक प्रेरणा मिली है और अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए, और हमारा विश्वास और बढ़ गया है सनातन धर्म के ऊपर। बहुत देखने का आनंद आ जाता है, जब मैं खुश हो जाता है जी। और होने चाहिए, क्यों? बस लोगों का जुड़ाव होता है और इतनी सुंदर लीला का दर्शन मिलता है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बाद लोग धार्मिक हो गए और इसीलिए इस तरह के आयोजन और बड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक। ये चीज़ अलग है, वो अलग, बाद में आना वो अलग चीज़ है। ये हमारा बचपन गुजर गया, हम इनको पहले से मतलब इससे हम जुड़े हुए हैं ना। और बीजेपी आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और इनका प्रचार करे अच्छा ही है अपने लिए। ये अपना हिंदू धर्म का जो प्रचार है उसमें देखने को मिलता है। पहले के रामायण के, महाभारत के जो भी है उसके रामायण को देखने को मिलता है। हिंदू धर्म का पालन कैसे करना है, क्या करना है, वो देखने को मिलता है। बीजेपी नेता कहती हैं ये त्योहार नहीं, हमारे लिए संस्कार हैं। आयोजक कहते हैं कि बीजेपी से पहले मंडलों को इतनी सहूलियतें मिली ही नहीं। इस बार रामलीला आयोजकों से ली जाने वाली फीस में 50% कटौती हुई है और इजाजत के लिए 1 विंडो सिस्टम लागू हुआ है।
रामलीला और गरबा ये तो हमारे संस्कार हैं, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते ना। और ये तो बहुत बड़े पैमाने पे, मैंने बताया कि सरकार भी चाहती है कि कार्यक्रम बड़े पैमाने पे हो और लोगों को आसानी हो। आप कहीं देख रही हैं कि कोई सुन रही है, कोई दंगा फसाद, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी गोइंग सब कुछ हो रहा है। राम कौन है, सीता मैया कौन है, हनुमान जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, ये जो पूरा रामायण क्या है उसको बताने के लिए ऐसे जो ये आदरणीय लोग जो हैं ये लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो सरकार ने जो साथ दिया है, वन विंडो सिस्टम किया है कि लोगों को इजी हो, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बीजेपी की सरकार है तो हमारे को सब चीज की सहूलियत है। पहले हमारे को बहुत तकलीफ होती थी, मंत्रालय तक के भी चक्कर लगाने पड़ते थे परमिशन के लिए, और लाउड स्पीकर की थी, पुलिस परमिशन की थी, वो बहुत चक्कर लगवाते थे। अभी मतलब गवर्नमेंट बीजेपी के आने के बाद में उन्होंने बहुत सुगम बना दिया। वहीं नवरात्रि में गरबा डांडिया के बड़े आयोजन उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर मुंबई में ही अब तक होते आए हैं, पर अब बीजेपी ने इसे अंधेरी इलाके तक खींचा है। गरबा ग्राउंड पर राम मंदिर के थीम से पंडाल सजे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राम मंदिर की सोच कई सालों से देखते आ रहा था। जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी का सपना पूरा किया, पूरे भारत का सपना मोदी जी ने पूरा किया है और राम मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा अगले साल होने वाली है। वही सोच के हमने राम मंदिर की ये गेट बनाया। महाराष्ट्र में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं, इसलिए पुरानी पाबंदियां कम हो रही हैं और त्योहारों के नाम पर थोड़ी सियासी चमक बढ़ती दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।